इंस्टीट्यूट की स्थापना 1999 में की थी और जो आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। ऑप्शनल सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन से शुरुआत हुई और इसके बाद अस्मिता, मेंटरशिप और आज अभी रिसेंटली हमने इसको वर्टिकल भी शुरू किया। इन सबके साथ दृष्टि आईएएस आज विस्तार ले चुका है और 8 शहरों में हम लोग कार्यरत हैं। तो इवेंट को शुरू करने के लिए मैं चाहूंगा कि विकास से एक बार स्टेज पर आए और हम सभी लोगों को संबोधित करें। आदरणीय शरद मलिक सर, आदरणीय डी कुमार सर, हमारी को फाउंडर तरुणा वर्मा, हमारे सारे CXO, जो नए नए भी अफसर बने हैं, वो सारे हमारे छोटे दोस्त, छोटे नहीं है तो बहुत बड़े, छोटी उम्र के इस सेंस में छोटे और प्यारे दोस्त, और उनके साथ जो मेरे पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब। सबसे पहले दृष्टि आईएएस की इस फैमिली का प्रमुख होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मेरे मन में दो तीन बातें मैं शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले मुझे बुला लेंगे, मेरा ख्याल था कि मुझे बाद में बुलाएंगे, पर पहले बुलाया तो भी अच्छी बात है। कुछ बातें शुरुआत में होगी तो उसका और मदद करें। ये ठीक है, बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दृष्टि को स्थापित हुए 27 साल, जैसा कि अभी दीपांशु ने बताया कि 1999 में हुआ है। 27 साल में पहली बार हमने ऐसा प्रोग्राम रखा है। हमें 1999 से लेकर 2025 तक कभी किसी भी रिजल्ट के बाद उसे सेलिब्रेट करने के लिए कोई फंक्शन, सेलिब्रेशन या एक फॉर्मल सेरेमनी आयोजित नहीं। तो दो बातें आपके मन में आ सकती हैं कि ऐसा क्यों हो, आज तक क्यों नहीं किया, और फिर ये कि आज क्यों किया। आज तक क्यों नहीं किया, इसकी वजह तो बड़ी सरल सी है कि हम लोग थोड़ा संकोची स्वभाव के हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हैं। मतलब मैं क्लासों में बहुत एक्सट्रोवर्ट रहता हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। और मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन में क्या रखा है। मुझे भी शादी में बुलाए या किसी फंक्शन में बुलाए तो मेरा दिमाग तुरंत एक्टिव होता है सोचने के लिए कि मैं कैसे मना करूं, क्या बहाना खोजूं कि ना जाना पड़े मुझे, क्योंकि मैं सोशल सेलिब्रेशन से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। ये बहुत स्वभाव है, अच्छी बात बुरी बात के सेंस में नहीं, नेचर के सेंस में। तो मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करें। एक अनुभव ऐसा भी हुआ जब बहुत रेयरली ऐसा होगा कि हम अक्सर कोशिश करते हैं, मैं जैसे अपने सर्वे करता हूँ कि मैं बच्चों पर मेहनत करती हूँ कि सिलेक्शन के बाद अपनी ओर से फोन करने से मैं तो मेहनत करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि किसी बच्चे के मन में ये भावना है कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। लेकिन हाँ, कई मामलों में क्या होता है कि बच्चों से परिचय रहता है, संपर्क भी रहता है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों सिलेक्ट हुए, उनकी संख्या गिरी नहीं, 1000 से ऊपर होगी। उनमें से शायद 10, 20, 30 लोग ऐसे हैं जो हमारे आज भी छोटे भाई, छोटी बहनें जैसे हैं। लेकिन एक उसूल पे चलते हैं, वो ये कि जब कोई बच्चा सफल हो जाए तो उसकी जिंदगी में दखल होने से बचना है। जब तक वो सफल ना हो तब तक उसके पीछे पड़ के उसके साथ काम करना है। लेकिन जब वो सफल हो जाए तो अपनी ओर से थोड़ा 2 कदम पीछे खींच लेने हैं, चाहे इसको खुददारी कहें, चाहे कुछ कहें, लेकिन हमारी आपको काम कर दे रही है। तो सवाल इस बार ऐसा प्रोग्राम क्यों किया। इस बार हुआ ये कि पिछले 3, 4, 5 साल में जैसे सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव हुआ, चीजें अलग तरीके से होने लगी। जब मैं रिजल्ट आया तो मैं दिल्ली से कहीं बाहर जा रहा था, उत्तर प्रदेश की तरफ, रास्ते में मेरा सेंटर पड़ता है। तो मैं पहुंचूँ, मैंने फोन किया कि सर अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो एक बार यहाँ आएंगे, 2-3 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो बच्चों से होता ही सिलेक्शन होता है, उनसे मिलना होता ही। तो मैं फिर आया, उनसे मिला। तो बच्ची ने कहा कि सर मेरे मामा जी हमसे मिलना चाहते हैं, बड़ी गहरी इच्छा है कि कभी वो आए और आप उनसे मिले। तो मैं क्यों नहीं, बोले उनको
बल्कि उसी समय बहुत से बात भी हुई के साथ एक दूसरा बच्चा अमित पहले प्राची थी, उसने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं, अगर दूसरी कोई ऐसी चीज की वो आए और हम मिले तो मैंने कितना अच्छा रहेगा, आप बुलाइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। 2 साल पहले भी तो बच्चों के ऐसा करते हुए पेरेंट्स आए थे, बहुत अच्छा लगा था मिलकर। हमारे मेंटरशिप के जो पहले मुखिया थे विवेक राय, आज है हमारे साथ में, उनकी बहुत जब थी कि हमें ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए ताकि बच्चों से उनके पेरेंट्स से मिलकर ठीक से दी, शुभकामनाएं ठीक से दी। तो इसलिए ऐसा हुआ कि हमारा संकोच हमेशा नहीं करता गया, हर बार हम टालते रहे। और इस बार हम बच्चों को बहुत प्रेम से कहा कि सर कोई दिन फिक्स कर दीजिए, हमारे पेरेंट्स भी आएंगे, दोस्त भी आएंगे, हम सब चाहते हैं कि बस मिले। तो फिर हम बोले कि ठीक है, एक दिन ऐसा रखते हैं, सब बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त, जिन जिन ने उनकी सफलता में अपनी बनी भाई, उन सबको बुला के उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मौका मिलना चाहिए। और हम भी उसमें जो सेलिब्रेशन करना चाहिए, हमारी टीम के लोग, मेंटरशिप टीम के लोग, वो भी उसमें अपना आनंद महसूस करें। इस प्रोग्राम का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये कहीं भी साबित करना चाहिए, कहना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हमारी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ नहीं। ये निरंतर बात है। सक्सेस के बहुत माँ बाप होते हैं, फेलियर बहुत होती है। तो जब वो सक्सेसफुल होते हैं उसके आगे पीछे लोग दावा करते ही करते हैं। अब अभी नहीं सब दावा कर रहे होंगे, कई लोग यहाँ तक कहेंगे कि हम तो बचपन में इसके पहले ही कहा था कि ये जुबान करेगा, ये बड़ा करेगी, ऐसा हो रहा है। और क्योंकि अभी आप इस चकाचौंध के दौर में हैं कि हर तरफ से आपको बहुत सम्मान मिल रहा होगा, तो पहले स्पष्ट कर दूं कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि हम इस चीज का दावा करें, ना मैं दावा करूंगा, ना मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ की ऐसा कुछ करें कि ऐसा लगे कि हमने आपको दावा करने के लिए बुलाया। इसकी जरूरत नहीं, हमारे लिए अपना काफी है। इस तैयारी की प्रक्रिया में किसी न किसी लोग हमसे कनेक्टेड रहे, हम मूल भूमिका आपकी, ये सब कहने की बात नहीं, ज्यादा भूमिका इसकी 90-95% से कम भूमिका आपकी नहीं है, ये मान के चल सकते हैं। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, आपको तराश सकता है, थोड़ा सा आपके अंदर दम होगा तो हम तराश देंगे, दम नहीं होगा हमारी बस की बात नहीं होती। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मूर्ति नहीं समान बनती और लोगों से कहा उसकी व्याख्या करो, लोगों बड़ी तारीफ है, क्या मूर्ति बनाई है, गजब की मूर्ति बनाई है तुमने। पर वो जिस फिलोसफी का मानना था, एक फिलोसफी का नाम सुना हुआ सांख्य दर्शन कहते हैं, उसमें थियरी सत्ता है, उसको मानने वाला बाबा बहुत बड़ा मूर्ति का शंकर था। उससे बड़ी सुंदर बात नहीं, उससे नहीं मैंने मूर्ति बनाई नहीं, मूर्ति तो पत्थर में पहले से थी, मैंने केवल बाकी पत्थर हटा दिया है। और जैसे मैंने बाकी पत्थर हटाया, मूर्ति व्यक्त हो गई, मूर्ति प्रकट हो गई। अब इसमें अगर मैं इस जोश में होगी मूर्ति बने हुई है तो ये निरर्थक बात है। ठीक वैसे ही आप सबके वो सारी क्षमताएं पहले से थी, किसी ने आपकी थोड़ी सी मदद करी, किसी ने आपको उत्तर लिखने सुझाव दिए, किसी ने आपसे 50 आंसर लिखवा दिए, किसी मेंटर ने आपके साथ बैठ के मेहनत कर ली, किसी ने आपको उन क्षणों में जब आप कमजोर हो रहे थे बस आपको मजबूत बना दिया, किसी ने आपके मौके इंटरव्यू बताया कि आपको ऐसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है, किसी ने बताया कि आपके बोलने की लहजे में क्या ध्यान रखना है, किसी ने बताया कि प्रीलिम्स में आपको इस एरिया पर ज्यादा फोकस करना है। पर ये सारे सुझाव अपनी जगह है, जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप उस काम जब नहीं करेंगे, सफलता कैसे मिलेगी। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। मैंने पहले स्टेप पे कह दिया कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका 2-4-5% से ऊपर नहीं होती है, एक भूमिका नहीं होती है। लेकिन ये सुन के हो सकता है कि आपके मन में ये लग रहा है कि अरे वाह, खुदा के बाद नंबर 2 पे हमें है, तो वो भाव देखिए करना जरूरी है। तो और यही बात है कि दरअसल भूमिका किसकी है। आप आईएएस इसलिए बने क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी भाषा थी, जिसकी भाषा अच्छी ना हो वो इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। और ये भाषा आप जब पैदा होते सीख के पैदा नहीं होते,
आपके पेरेंट्स ने आपको छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाएंगे। जब आपने गलत वाक्य बोले होंगे, टोका होगा, जब टोका होगा तो आपके वाक्य से ठीक होंगे, सुधरे होंगे। हम कितने समझदार हैं, ये समझदारी हमारे चाहने से नहीं आती है, हमारा आईक्यू लेवल जेनेटिकली डिसाइड होता है। दुनिया भर की रिसर्च बता रही है कि आपका आईक्यू उतना ही रेंज में रहेगा जितना बायोलॉजिकली जेनेटिकली आपको मिला है। अगर आपके पेरेंट्स ये न होते जिनसे आपको उतना आईक्यू रेंज मिल गई है, अगर आप उस आईक्यू रेंज में न होते तो दुनिया के सारे संस्थान, दुनिया के सारे स्कूल, सारे कॉलेज मिलकर भी आपको आईएएस बना सकते हैं। आप जिस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार ने आपकी शिक्षा पर जो खर्च किया, समय भी, धन भी, ऊर्जा भी, कितनी बार पीटीएम में जाके डांट खाई होगी उन्होंने टीचर से कि बच्चा पढ़ने में थोड़ा ऐसा है, वैसा है, शरारती है, चंचल है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता है। हर बार डांट खा के आपको समझाया होगा, प्रेरित किया होगा। आपके स्कूल में भी दो चार ऐसे टीचर आपको याद होंगे जिन्होंने बचपन में आपके लिए इतनी मेहनत की होगी कि आपको ईमानदारी से लगता होगा कि अगर कुछ है तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। और इसमें अगर आप ईमानदारी से पूछें कि आईएएस बनने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, तो हमारी तो नहीं है, आपकी भी नहीं है। आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स की है, आपसे ज्यादा आपके स्कूल की है, आपसे ज्यादा आपके कॉलेज की, आपके उस पूरे परिवेश की है जिन सबने मिलकर आपका व्यक्तित्व बनाया है। और जब सफलता मिलती है तो ऐसा होता है कि मतलब सबको लगता है कि नहीं, गलत फहमियों के सिलसिले कुछ इस कदर है, हर एक समझती है दीवार मुझ पे टिकी है, हर एक को लगता है कि दीवार मुझ पे टिकी है। और सच बात यह है कि दीवार को 10-20 मीटर में निकाल के फेंक भी देंगे, दीवार को रखते वक्त फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दीवार किसी एक में नहीं टिकी है, दीवार बहुत सारे ईंटों के साथ में टिकी है। उस परिवेश में टिकी है जिस परिवेश से ईंटें मिलकर दीवार बनती है। और दीवार ईंटों का योग नहीं होता है, इट्स नॉट द सम टोटल ऑफ द मिक्स, इट इज मोर देन द सम टोटल ऑफ द मिक्स, जिसको हम सुपर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जो पार्ट्स के टोटल से ज्यादा होते हैं, केवल पार्ट्स के टोटल के बराबर नहीं। आपको बहुत लोग चाहने वाले मिलेंगे और मन नहीं आ सकता है किसी किसी के कि मैं क्यों सबके बारे में इतना सोचूं। तो क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ, मेरा सिलेक्शन जिस रैंक पे हुआ, स्वयं से एक बच्चा बैठा उसका सिलेक्शन उसी रैंक पे हुआ है, 384 पे। तो आज जब ये मुझे मिले, मैंने कहा देखो तुम्हारा जो रैंक है वही मेरा रैंक है, मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, पर मुझे भी इसका सोशल मीडिया पर कुछ जिक्र मिला तो पता लगा। जब सफलता मिलती है तो सबसे मुश्किल पता क्या होता है? सबसे मुश्किल होता है पैर जमीन पे टिकाए रखना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में 3 जिम्मेदारी, जैसे भारतीय परंपरा कहती है ना कि पितृ ऋण, देव ऋण, ये सब बहुत जरूरी है निभाने के लिए। ऐसे ही अगर आप सफल हो गए जीवन में किसी भी रूप में, आप आईएएस बने हैं, कोई फिल्म स्टार बनता है, कोई क्रिकेट स्टार बनता है, जो भी बनता है, तो 3 बातें हमें ध्यान रखनी है ताकि बाकी जिंदगी भी पुरसुकून गुजरे, सुंदर गुजरे। पहली बात, इस बात को कभी नहीं भूलना है कि आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, उन्हें कभी एक क्षण को भी ऐसा ना लगे कि आप बदल गए। और ये लगने का बहुत खतरा है, आपकी गलती से नहीं, वैसे भी खतरा है। आप वैसे ही रहेंगे तो भी खतरा है, क्योंकि जैसे आप इतना आगे निकल गए, वो पीछे रह गए, अब वो थोड़ा सा दबाव लगाएंगे। आपको पहले फोन करते थे जब मन करता था, अब फोन करने से पहले हिचकिचाएंगे। वो हिचकिचाहट उनके मन पर हावी ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप पहले सप्ताह में 1 फोन कर रहे थे तो अब सप्ताह में 2 फोन करने पड़ेंगे, ताकि कंफर्टेबल होने का जो लेवल पहले था, सहजता का जो स्तर पहले था, वो बना रहे। एक बार भी दरार पड़ जाए ना, गांठ पड़ जाए, तो गांठ फिर ठीक नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। और रहीम से लेकर आधुनिक काल तक कवियों ने कहा है कि अगर गांठ पड़ गई तो गांठ खुलती नहीं है, और खुलती है तो उसके बाद भी रिश्ता कुछ न कुछ कमजोर हो ही जाता है। दूसरा, अभी सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे कैमरे आपके सामने चमकते रहेंगे। सेलिब्रिटी बनना किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है।
लेकिन ध्यान रखना है कि सिविल सर्विसेज की जो वैल्यू है वो एनोनिमिटी की है। और अगर आप उस शौक में आ गए और आपने बहुत ज्यादा खुद को प्रमोट करना शुरू किया तो इस वक्त पे बहुत खतरा है। एक तो ये खतरा है कि सरकार इस बात को नेगेटिवली ले सकती है और आजकल ऐसा कई जगह हो गया है। थोड़ा सा बचिएगा इस चीज से। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप IAS में आ गए हैं यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी जो है अगर आपको मिल गई है तो बढ़िया बात है, नहीं मिली है तो इस बिंदु पर रुक नहीं जाना है। एक बार और कोशिश करके इस बार से नया नियम है कि आपके पास 2 ही अटेम्प्ट्स हैं या 26 या 27। अगर तैयारी पूरी है लगभग तो इसी फ्लो में 26 में, तैयारी में गंभीर दिक्कतें हैं तो थोड़ा सा रुक के 27 में। लेकिन ये कोशिश करनी है कि जब स्ट्रगल की ही है तो थोड़ी सी मेहनत और करके वो हासिल कर ले जो कर सकते उसे। और मैं इस बात पे हमेशा की तरह आज भी कायम हूँ कि इस दुनिया में करने के हजारों काम है। आप स्टार्टअप करें, फिल्मों में जाएं, वकील बने, खिलाड़ी बने, जो करें, पर अगर नौकरी में आना है तो सिविल सर्विस है और सिविल सर्विसेज में भी आना